नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज हम लोग करेंगे बिजली विभाग यानी का प्रैक्टिस सेट 10। पहले क्लास हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम लोग कवर किए हैं और एक दो टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम 22 तक है वो ज़रूर देखें। मेरा भी एग्ज़ाम है 21 तारीख को। मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ और अभी मैं जॉब में हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो जो समय मिल पाता है तो आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, खुद भी मैं पढ़ता भी हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमें आप लोगों से एक लाइक की ज़रूरत है। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और जॉब ज्ञान एकेडमी परिवार की संख्या को आप लोग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते। समय कम है, रिवीजन के तौर पर हम लोग क्लास करेंगे और जब ये सब हम लोग ख़त्म कर लेंगे बिजली विभाग तो उसके बाद हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ था उसको हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे। वो भी एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही। तो पहला नंबर सवाल स्टार्ट होता है मेरे साथियों कि ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड वितरण लाइनों वाले केबल का प्रयोग किया जाता है। केवल पूर्ण रूप से इंसुलेटेड होता है, केवल पूर्ण रूप से इंसुलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, थर्मल पावर प्लांट में रेडिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में रेडिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए, फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। डीसी मशीनों में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग हो। डीसी मशीनों में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग हो। क्या हो? वाइंडिंग हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैप कुंडलन। क्या हो जाएगा? लैप कुंडलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है। तो यहाँ पर आपके सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी चेन वाइंडिंग। क्या हो जाएगा? चेन वाइंडिंग। तो बस आप लोग लाइक करते रहिए और क्लास को देखते रहिए, रिवीजन क्लास को। क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट डीसी परिचालित इस चैप्टर से एक आपको चैप्टर अभी डीसी मोटर का मैं ले रहा हूँ क्लास है। इसके बाद आएगा आपको देखने को, इससे पहले या बाद में वीडियो अपलोड होगा तो मिलेगा। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 मार्क्स उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि 50 मार्क का टेक्नीशियन में हम लोग का है तो ज़्यादा वेटेज है टेक्नीशियन का। और 50 मार्क्स में आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये सब चीज़ें उसमें पूछेगा, ठीक है। और कंप्यूटर के सवाल। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि 12 वोल्ट डीसी परिचालित रिलेज कंट्रोल पैनलों में प्रयोग की जाती है। कंट्रोल पैनल में इनके परिचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अपचाई, ट्रांसफार्मर, दृष्टिकारी, बैटरी, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। 82 मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव से होती है। डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दक्षता की हानि से होती है। दक्षता की हानि से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। कर रहा है किसी भी दिष्ट धारा डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्रुव पोल्स के चारों ओर किया जाता है। ध्रुव पोल्स के चारों ओर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। कर रहा है दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का
व्युत्क्रमित होना। करा कि चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए। यह स्लॉट लाइन और वेज के बीच में प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइन और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है? पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 0.75 m लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 Wb मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है तो कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5A होता है। तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 15N। कह रहा है कि 0.75 m लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 Wb मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है तो कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जो आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5A होता है। तो 15N यहाँ से आपके सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी आर्मेचर कुंडलन किस कोटियों का होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लैप और वेव। लैप और वेव कोटियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्युमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सके। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल तटपस्ट के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्युमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सके। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल तटस्थ के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 kV 1 मिनट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है तो किस एक रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लंबी ट्रांसमिशन लाइन में माना जाता है। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है तो किस एक रूप में माना जाता है? तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता होती है। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता होती है लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए, लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता ही होती है लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो आप लोग वीडियो अभी देखें, हमें उम्मीद है कि आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, चूँकि लाइक की आपसे अपेक्षा करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। कम से कम आप लोग जितनी संख्या में देखते हैं उसका 50% है, यानी आधा भी आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं। 10 गो हैं तो आप लोग 5 भी नहीं लाइक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस लाइन के लिए, देखिए टेक्नीशियन क्वेश्चन आपको कहीं भी पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। अगर पहले से अगर क्लास किए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। कहीं भी पढ़ेगा तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन हर चैप्टर से अलग होता है, हटके होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी और रीजनिंग की तरह इसको हलवा है बना देने, इसको में दिमाग लगाइएगा तो बहुत अच्छे से सोल्व होगा। पढ़े होंगे तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आपको दिमाग में आंसर छपता होगा। क्वेश्चन है कि सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे का प्राथमिकता दी जाती है? बहुत से बच्चे आते हैं और क्लास देखते निकल जाते हैं। बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब मेरे क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने से पहले आप लोग मन में ही जवाब दे दें, कॉपी पर लिखें, कितना सही कर पाते हैं तब समझिए कि सही है। क्वेश्चन है कि सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आरसीसी की प्राथमिकता दी जाती है। आरसीसी पोल का प्रयोग 33 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज हेतु किया जाता है और आरसीसी पोल में स्पैन लेंथ प्राय 80 से 100 मीटर के बीच होता है। कितने स्पैन लेंथ की चर्चा पूछेगा तो 80 से 100 मीटर के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है? जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक्ड रोटर टार्क। लॉक्ड रोटर टार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइमर मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। यानी कह रहा है कि अल्टरनेटर की आउटपुट रिक्त स्थान को नियत रखने के लिए प्राइमर मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, V.R बराबर VNL माइनस VFL बट्टा VFL गुने 100 होता है। याद रखिए, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला को रट लीजिए, NL FL और नीचे FL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयावर्तक यानी अल्टरनेटर का आंशिक पिच फ्रैक्शनल पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी? तो उसकी कुंडली दूरी जो है आपको 150 डिग्री होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चूँकि यहाँ पर 180 के डिग्री से हम लोग करेंगे तो 180 गुने 5/6 76 18 3/5 150 डिग्री यहाँ पर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस जनरेटर में 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो हो शीतलक के रूप में प्रयुक्त की होती है। बड़ी मशीन के रूप में अल्टरनेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, सभी लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन रिक्त स्थान स्टेप प्रति चक्कर होगा। कह रहा है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन रिक्त स्थान स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। क्या हो जाएगा जी? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संधारित्र विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है। कह रहा है कि अस्थायी संधारित्र विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री स्विच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्री स्विच का प्रयोग समांतः किया जाता है। क्या किया जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? वो व्यक्त की जाती है FR बराबर SF। FR बराबर SF। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 80 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कथन केवल एक सही है, डी नहीं, कथन केवल डी में है। आपको कथन केवल एक सही है। यहाँ पर कह रहा है कि सीलिंग रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे एप्लीकेशनों में प्रयोग होती है जहाँ प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक या गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए, सीलिंग रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे एप्लीकेशनों में प्रयोग होती है जहाँ प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक या गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको क्या होता है? तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 2 4 5। इसमें हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टिंग है। 3 फेज इंडक्शन में एक सेल्फ स्टार्टिंग है। आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर तथा ब्रश अनुपस्थित है जो स्पार्क का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, रख रखाव में आसान है, निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है। ठीक है, आगे बढ़िए कि शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 100 kW का उपभोग करती है। इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 100 kW का उपभोग करती है तो इसकी 1 केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 16.66
kVA और 166.66A होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर्फ एसी मशीनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है, क्या होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होती है यानी लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि एक 2000 प्रति 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या होगी, क्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 660 होगी, क्या होगी 600। चूँकि V2 बराबर कितना है देखिए, यहाँ इस पर तो लिखा नहीं पाता, V2 बराबर 200, V1 बराबर है आपको 2000, ठीक है। N2 बराबर 66 तो N1 बराबर तो N2 बटा, ध्यान से सुनिए, N1 बराबर फार्मूला हम बोल रहे हैं निकालना है, N1 का मानता है N2 बटा N1 V2 बटा V1 बराबर K, तो V2 बटा V2 बराबर कितना हो जाएगा K। अब हम लोग मान निकालेंगे तो 200 बटा 2000 अर्थात K का मान 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा तो 66 में 10 से गुना करेंगे तो 660 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर घूर्णन करता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। कर है ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है तो ऑप्शन नंबर है एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी एमसीबी इसमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है तो एमसीबी ओवरलोड से तो सुरक्षा प्रदान करता है, शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा अर्थात दोनों। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक अर्ध निवाहक की चालकता रिक्त स्थान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। बस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले का आप लोग जो भी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर का भी वीडियो बनाया गया है और अलग अलग जैसे ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाया गया उसको भी देखिए, प्रादीप्ति इल्यूमिनेशन का बनाया गया है। ओके ये सब चीज़ों का वीडियो उसमें मेन पॉइंट मेन चैप्टर का डाला गया है, जो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक अर्धनिवाहक की चालकता रिक्त स्थान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तापमान के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाले परिपथ वियोजक है, सामान्यतः सर्विस नहीं किए जाने वाले परिपथ वियोजक हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु रूपी परिपथ वियोजक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन फ्यूज आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है तो ऑप्शन नंबर बी, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्वार्टज यानी सिलिका, क्वार्टज यानी सिलिका। नेक्स्ट है कि वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य है, वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य क्या है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण विसारक सतह वह है, एक पूर्ण विसारक सतह वह है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को सोख लेती है, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को विसारित कर देती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन दो बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो यानी 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के दो बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो आपको दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए,
यानी कि 2 मीटर की होनी चाहिए। दो भू संपर्क है, इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी 2 मीटर की होनी चाहिए। अर्ध बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अर्ध बिंदु से जुड़ी वस्तु को अर्ध इलेक्ट्रोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है कि रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देती है, जिसका कारण क्या है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे क्या करा कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है, यानी जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। आप लोग को मैंने पढ़ा भी दिया है। इसका कुछ हिंट कर दूं, जैसे टंगस्टन का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है ना जी। और इसकी कार्यकाल आयु 1000 से 1200 घंटे तक होती है। इसकी दक्षता 18 से 20 ल्यूमेन तक होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो ज़रूर लगाओ, एक लाइक ज़रूर कीजिए मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम सफल हो।